वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज। हम इस सीरीज के दौरान क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स में मैं आपको आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी बताती चलूंगी। तो सब कुछ ध्यान से देखिएगा, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, तो एंड मोमेंट पे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में बता दूं। ये नंबर्स आपको नीचे दिख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 और 27 के प्रीलिम्स के लिए जो है पेड बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। और अगर आप अभी से पेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो काफी लंबा समय है, आपको आपके प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। पेड बैच ज्वाइन करने का सबसे ज्यादा फायदा तब देखने को आपको मिलेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत समय आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पढ़ते समय बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं। तो पेड बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर आपका एक डिस्कशन ग्रुप होगा जहां पर आप उस समय डाउट पूछ सकते हैं। आपको एक मेंटोर दिए जाएंगे, आपकी वो सारी डाउट सॉल्विंग करेंगे। साथ ही साथ फेलो स्टूडेंट्स रहते हैं जो आपके डाउट को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा कि आपको एक कंपेनियन मिल जाएगा आपकी पढ़ाई के दौरान। उसके अलावा जितनी भी हमारी सीरीज चलती हैं, जो भी हमारे पीडीएफ्स होते हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि एंड टाइम पर एग्जाम के समय पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी वीडियोस वापस से देख सकें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप पेड बैच को ज्वाइन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहां पर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारे टेस्ट होते हैं और आपने देखा होगा हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। तो एक बार इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनसे रिलेटेड जो भी ग्रुप जो भी पेड बैचेस चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, स्लाइड कहाँ चली गई। ऑलराइट, चलिए तो डिस्कस करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसका चैप्टर 1 है द टाइम लाइन ऑफ द हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस। ओके, इतिहास की जो समय है, समय रेखा है, उसके बारे में बात करेंगे और इतिहास के स्रोत क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के मध्य का एक अनवरत संवाद है। इतिहास क्या है? अगर हम E.H. कार की डेफिनेशन देखें, E.H. कार ने जो डेफिनेशन दी है हिस्ट्री की, इतिहास की क्या डेफिनेशन दी है? हिस्ट्री एक कंटिन्यूअस डायलॉग है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड इट इज अ डायलॉग बिटवीन टुडे सोसाइटी एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुली अंडरस्टैंड प्रेजेंट सोसाइटी ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। ये किसकी डेफिनेशन है? ये है E.H. कार की डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा? इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। वर्तमान और अतीत के बीच की एक बातचीत है इतिहास। और आज का समाज जो है बीते हुए कल के समाज के मध्य ये एक बातचीत, और हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। बेसिकली इनकी डेफिनेशन ये बताती है कि अगर हमको आज को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें बीते हुए कल को समझना पड़ेगा। अब आप अगर डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाते हैं, अगर आप बताते हैं कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछता है। वो आपसे पूछे कि आपके पहले भी गले में कभी दर्द हुआ है, कभी आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके की चीजें डॉक्टर आपसे पूछता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछता है। यानी कि वर्तमान की चीजों को समझने के लिए बीती हुई चीजों का समझना जरूरी होता है। वही कहती है E.H. कार की डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें एक पूरा चार्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास किस तरीके से हुआ और उसके जो चरण है, उनकी जो समय रेखा है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के विकास के चरण, समय की जो है समय रेखा विकास के चरण की, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया है। एक क्या हो रहा है बार बार,
चलिए इसको इसी तरह रखते हैं वरना डिलीट हो जाएगा फिर से। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी का बनना, पृथ्वी कब बनी? पृथ्वी बनती है लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी कब बनी है? लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी कब बनी है? करीब 4.5 अरब वर्ष पहले जो है ये पृथ्वी का जो है फॉर्मेशन होता है, अर्थ का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद आती हैं प्रथम कोशिकाएं, सेल्स बनती हैं पृथ्वी पर। सेल्स बनती हैं, तो कब बनती हैं सेल्स? तो सबसे पहले सरल एक कोशिकीय जीव, क्या नाम था उसका? प्रोकैरियोट्स, इसका उद्भव होता है। प्रथम कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिकीय जीव बनते हैं। ये कब बनते हैं? ये बनते हैं करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये जो नीला नीला है ना, ये पूरा एरिया ये अरब वर्ष पूर्व का दिखा रहा है। ठीक है, तो करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनती है। फिर 3.5 अरब वर्ष पूर्व, आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व क्या बनता है? एक कोशिकीय जीव बनते हैं। फिर क्या बनता है? फिर वातावरणीय ऑक्सीजन बनती है, जो हमारी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है वो बनती है। तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कब बनती है? तो करीब जो हमारी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन बनने का जो टाइम है वो हमारा माना जाता है करीब 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व जो है वो हमारे एनवायरमेंटल ऑक्सीजन बनने का टाइम माना जाता है। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कब बनती है? करीब 2 अरब वर्ष पूर्व हमारी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन बनती है। उसके बाद क्या बनते हैं? उसके बाद बनते हैं जीवाणु। जीवाणु कब बनते हैं? करीब 1 अरब वर्ष पूर्व जो है जीवाणु बनते हैं। 1 अरब वर्ष पूर्व जीवाणु बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टाइमलाइन दिया हुआ है कि यहाँ पर आपकी प्रथम कोशिकाएं बनी। ठीक है, प्रथम कोशिकाएं बनी करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व, एक कोशिकीय जीव आए। उसके बाद जो है करीब 1 अरब वर्ष पहले यहाँ पर जीवाणु आते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं 1 अरब वर्ष पहले कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, 1 अरब वर्ष पहले आते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय कहाँ आते हैं? यहाँ 1 अरब वर्ष पहले आते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे, 4.5 अरब वर्ष पहले क्या बना? पृथ्वी बनी। उसके बाद करीब 3.5 अरब वर्ष पहले एक कोशिकीय जीव आते हैं। फिर करीब 2 अरब वर्ष पहले क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। और उसके बाद 1 अरब वर्ष पहले आते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं लिख दूं, चाहे तो यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रही हूँ सब कुछ। ठीक है, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। 5.5 अरब वर्ष क्या बना? पृथ्वी। फिर 3.5, अब मैं पूरा यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप खुद समझ जाइएगा, पूरा लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रथम कोशिकाएं, प्रथम कोशिकाएं। और कैसी कोशिकाएं? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव आते हैं। उसके बाद करीब 2.33 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और 1 अरब वर्ष पूर्व जो है जीवाणु आते हैं। 1 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? जीवाणु। जीवाणु, और ये जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु होते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको समझना है। जो जीवाणु होते हैं कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय जीवाणु होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इरेज कर दूं ताकि मैं आगे का आपको समझा सकूं। उसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिया हुआ, ये कब का टाइम पीरियड है? ये करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व का हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ये अरबों वर्ष पूर्व का। अब यहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो करीब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 अरब वर्ष के बाद यहाँ पर प्रवाल आते हैं। प्रवाल कौन से आते हैं? देखिए, करीब हमें 1 अरब वर्ष के बाद जो है 500 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पहले क्या आते हैं? प्रवाल आते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? हमारे जो कोरल रीफ्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रवाल हमें देखने को मिलते हैं अराउंड 500 वर्ष पहले। ठीक है, स्पंज और कवक आते हैं सबसे पहले 500
मिलियन, फिर प्रवाल आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर अराउंड देखिए 700 की रेंज है, सॉरी 500 नहीं 700 वर्ष, 700 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर प्रवाल और स्पंज आते हैं। उसके बाद जो है 500 मिलियन वर्ष का टाइम पीरियड होता है जब ये मछली कशेरुकी आते हैं, यहाँ पर हमें जो देखने को मिलते हैं रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उभयचर आते हैं, फिर आती है शार्क, ठीक है, फिर आते हैं सरीसृप डायनासोर, फिर उसके बाद पक्षी आते हैं, फिर आते हैं स्तनपाई, और उसके बाद फूल और मधुमक्खियां आती हैं करीब 100 करोड़ साल पहले, 100 मिलियन वर्ष पहले। और फिर यहाँ पर जो ग्रीन वाला टाइम पीरियड है, यहाँ पे वर्षों पूर्व दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आदि मानव, फिर अग्नि का विकास होता है, फिर होमोसेपियन आते हैं, फिर लेखन का काल प्रारंभ होता है 6500 से, ठीक है। तो ये पूरा आपका टाइम पीरियड रहा। ये तो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे समझाया। अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको और इसमें डिटेल में समझाऊं, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि करीब हमारे जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड जो हमारा है, चलिए मैं यहाँ पर आपको लिखती हूँ। थोड़ा सा ये आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइम पीरियड हमारा इसके बाद आता है वो आता है 500 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पहले। 500 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है? 500 मिलियन वर्ष पहले आते हैं हमारे समुद्री जीव, ठीक है, समुद्री जीव। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ईयर नहीं मेंशन है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 500 मिलियन वर्ष पहले आते हैं समुद्री जीव। उसके बाद 400 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो क्या आता है? 400 मिलियन वर्ष पहले आपको देखने को मिलता है पौधे और कुछ जीव, ठीक है, पौधे आते हैं, पौधे आते हैं पृथ्वी पर, पौधे आते हैं कब? 400 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद 250 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो रेप्टाइल्स आते हैं या सरीसृप आते हैं। 250 मिलियन वर्ष पहले सरीसृप या रेप्टाइल्स। 200 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, 200 मिलियन वर्ष पहले क्या आते हैं? डायनासोर, डायनासोर आते हैं करीब 200 मिलियन वर्ष पहले, और साथ साथ प्रारंभिक स्तनधारी भी आते हैं, ठीक है, डायनासोर प्लस प्रारंभिक स्तनधारी, ठीक है, ये आते हैं करीब आपके 200 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद करीब 65 मिलियन वर्ष पहले की हम बात करें, 65 मिलियन वर्ष पहले जो होता है क्या होता है? डायनासोर जो है विलुप्त हो जाते हैं, स्तनधारियों का जो है विस्तार होता है, डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। 10 ठीक है, स्तनधारियों का विस्तार होता है करीब 65 मिलियन वर्ष पहले। फिर 2 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, 2 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है? होमोसेपियंस आते हैं, ठीक है, होमोसेपियन 2 मिलियन वर्ष पहले आते हैं, और 2 लाख वर्ष पहले जो है आधुनिक मानव आता है, ठीक है, सॉरी होमो स्पेसीज आते हैं, ठीक है, आदि मानव जिसको हम कहते हैं। 2 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है? आदि मानव आता है, जिसको हम बोलते हैं मानव के पूर्वज या होमो स्पेसीज। और करीब हमारा 2 लाख वर्ष पहले, 2 लाख वर्ष पहले क्या होता है? 2 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव या होमोसेपियन आता है, मानव या होमो सेपियन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हमने समझ लिया कि किस तरीके से पृथ्वी पर चीजों का विस्तार हुआ। थोड़ा हौच पौच हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये आपको दूसरी स्लाइड पर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बट इसको हम समझ सकते हैं
कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से पृथ्वी पर चीजें आई। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे देखा। ठीक है, आगे बढ़े और अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको समझेंगे। सबसे पहला भूविज्ञानी। भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट। भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे कि पृथ्वी की मृदा, पृथ्वी के पत्थर, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, महासागर और पृथ्वी के जो अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, मिट्टी है, पानी है, पृथ्वी पर जितनी चीजें मौजूद हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जियोलॉजिस्ट या भूविज्ञानी कहा जाता है। दूसरा जीवाश्म विज्ञानी या पेलियोंथोलॉजिस्ट। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के टर्म्स पूछ लेता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो जीवाश्म विज्ञानी नाम से समझ में आ रहा है, जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उनको? पेलियोंटोलॉजिस्ट। ओके, पेलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये किसका? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? करोड़ों वर्ष पूर्व के जो पेड़ होते हैं, पशु होते हैं, मानव के जो अवशेष होते हैं, वो जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो वो जीवाश्म या फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल का अध्ययन करने वाले होते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद मानव विज्ञानी। मानव समाज और संस्कृति का अतीत से लेकर जो वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। मानव समाज किस तरीके से विकसित हुआ, मानव का किस तरीके से विकास हुआ, इन सब की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो मानव, पौधों, पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष, जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं, मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों में ईंटों के हिस्से और अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्व विज्ञानी कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजी क्या होता है? जमीन खोद करके पुरानी चीजों को निकालना, पुरानी चीजों को पढ़ना, उसका अध्ययन करना। तो जो भी पुरानी चीजें उत्खनन में निकलती हैं वो जो है क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। जो पुरानी साइट्स निकलती है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, सारी साइट्स निकली, उत्खनन में जितनी चीजें निकलती हैं उनका अध्ययन करने वालों को बेसिकली क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। खुदाई के दौरान जो पुरानी चीजें प्राप्त होती हैं। फिर जीवाश्म हमने देखा, जीवाश्म क्या होता है? तो जो जीव जंतु, मानव के जो अवशेष होते हैं करोड़ों वर्षों से मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं वो कहलाते हैं जीवाश्म। युग क्या होता है? इपॉक क्या होता है? युग तो एक निश्चित कालखंड, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है इपॉक। इपॉक एरा उसी का पार्ट होता है इपॉक का। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। 100 years का पीरियड। वी आर करंटली इन 21st सेंचुरी में हम हैं, यानी कि 2001 में ये शुरू हुआ था और 2100 तक चलेगा सेंचुरी। फिर उसके बाद सहस्त्राब्दी किसको कहते हैं? शताब्दी, 100, सहस्त्राब्दी या मिलेनियम किसको कहते हैं? 1000 वर्षों का समय। जैसे कि अभी हम 2001 से 3000 तक क्या चलेगा? मिलेनियम चलेगा। ठीक है, तो शताब्दी, सहस्त्राब्दी देखा हमने। पंचांग क्या होता है? तो तालिकाओं की एक पुस्तक है। पंचांग क्या है? पंचांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्मानाक कहते हैं। अल्मानाक कहते हैं पंचांग को इंग्लिश में। और ये क्या होता है? ये एक बुक ऑफ टेबल्स होती है दैट लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ अलॉन्ग विथ रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। तो जो हमारे जो खगोलीय आंकड़े होते हैं उनके साथ हर महीने की तारीख लिखी रहती है, मतलब तिथि लिखी रहती है पंचांग के अंदर। जैसे कि आज की डेट में कौन सी तिथि है, ग्रहों नक्षत्रों की पोजीशन क्या है, वो सब मेंशन रहता है पंचांग में। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त जैसी घटनाएं लिखी रहती हैं, मौसम के पूर्वानुमान लिखे रहते हैं, त्योहारों की तिथियां, समय निर्धारण सब लिखा रहता है पंचांग में। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधे, जानवर या मनुष्य की कुछ विशेषताएं गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसमिट होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस तरीके से गुण जो है ट्रांसमिट होते हैं वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। फिर इतिहासकार कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है, उसके विषय में लिखता है, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं या फिर इतिहासकार कहते हैं। पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, वो क्या कहलाता है? वो इतिहासकार कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इतिहास की गणना के लिए सामान्यतः कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का
ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज किया जाता है। और त्योहारों, तिथियों की गणना और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। स्टैंडर्ड कैलेंडर जो आज की डेट में चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा है? वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी डेट के हिसाब से सारे काम होते हैं, हम जो डेट डिसाइड करते हैं। बट हर रिलीजन का अपना एक कैलेंडर होता है जिसके हिसाब से वो अपने त्योहार, तिथि सब डिसाइड करते हैं। पर यूनिवर्सली जो माना जाता है कैलेंडर, वो कौन सा है? वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है अर्थ का, वहां पे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, वहां पे कब से जो है वर्ष का आरंभ माना जाता है? तो कैलेंडर का आरंभ माना जाता है जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से। एक ईसा पूर्व से इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडी। ठीक है, अंग्रेजी में ईसा पूर्व। और ईसा आपने देखा होगा, जैसे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बीसी पढ़ते हैं और सीई पढ़ते हैं। ठीक है, दो टर्म पढ़ते हैं। बीसी क्या होता है? बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। और जब हम इस समय को कंसीडर करते हैं, इस समय की बात करते हैं, तो हम समय में पीछे जाते हैं। ठीक है, लाइए मैं यहाँ पे समझा दूं, फिर से हौच पौच हो जाएगी वरना। बीसी क्या होता है? बीसी यानी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और ये उल्टा चलता है। ठीक है, ये समय उल्टा काउंट करते हैं। जैसे कि हम ऋग्वेद की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम ले, पेन का कलर एक सेकंड चेंज कर लूं, तो यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो इसका टाइम क्या है? ऋग्वेद का टाइम हम मानते हैं 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1000 बीसी का टाइम पीरियड हम मानते हैं, या ईसा पूर्व का टाइम पीरियड मानते हैं, यानी ये समय यहाँ से उल्टा चलता है। ठीक है, और हम बात करें अगर सीई की, यानी ईसवी की, तो ईसवी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, कम से ज्यादा की ओर बढ़ता है। जैसे कि हम बात करें अगर कौन सा टाइम पीरियड हम ले, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का टाइम पीरियड क्या है? 1772 है। ठीक है, 1772 हो गया। या फिर गांधी जी के इंडिया आने का टाइम पीरियड, ये सारे जो टाइम पीरियड हैं, गांधी फेज है या क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड है, ये सारे टाइम पीरियड हम कंसीडर करके चल सकते हैं, जो कि 1 ईस्वी के बाद से। ठीक है, 1 ईस्वी के बाद से, 1 ईस्वी से आज की डेट तक, आज क्या है? 2026। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हुए? 2026 साल हुए। ये हम कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में ईसा मसीह के जन्म से जो है कैलेंडर का आरंभ होता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। इससे अंग्रेजी में एडी कहते हैं। एडी का क्या मतलब होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी, एडो डोमिनी इसको कहते हैं। और अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा या सीई कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है? कॉमन एरा कहा जाता है, एडो डोमिनी नहीं कहा जाता। अब इसको क्या कहा जाता है? सीई है कॉमन एरा, कॉमन कॉमन एरा इसे कहते हैं। बीसी को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। सीई क्या होता है? कॉमन एरा। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे क्रम में की जाती है, जो हमने देखा बीसी कहते हैं। अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा से इंगित करते हैं, इसे बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। बीसी के लिए सामान्यतः संवत पूर्व तथा सीई के लिए सामान्यतः संवत, सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमन एरा सीई और सीई, इस तरीके से बीसी सीई टर्म यूज किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, जितना मैंने आपको स्लाइड में समझा दिया सफिशिएंट है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में हमें यहाँ पर पूरा जो लिथिक एज है, जो हमारा स्टोन एज है, पाषाण युग है, उसके बारे में यहाँ पर इसके आगे पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 1200 12,000 बीसी। यहाँ पर आप संवत पूर्व या फिर बीसी देखें, 12,000 बीसी पहले क्या हुआ, हिम युग का अंत हो गया। ठीक है, आइस एज खत्म हो गई। आइस एज किसका पार्ट थी, आइस एज किस टाइम पीरियड का पार्ट थी, कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। आइस एज किस टाइम पीरियड का पार्ट थी। ठीक है, तो आइस एज खत्म कब होती है, करीब 12,000 साल पहले आइस एज पृथ्वी पर खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद 8,000 बीसी का टाइम पीरियड जो है, इसमें प्रथम स्थायी निवास या कृषि का आरंभ होता है। ये किस टाइम पीरियड के दौरान होता है, प्रथम स्थायी निवास का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट कब बनते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं अराउंड हमारी जो नियोलिथिक टाइम पीरियड है उसके अराउंड हमको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंसान ने सेटल होना कब शुरू करा था, तो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर और सेटल होना शुरू करा था करीब 7,000 से 1,000 के अराउंड का ये टाइम पीरियड होता है। 8,000 इसे कंसिडर किया जाता है। फिर 6,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो भारतीय उपमहाद्वीप पे मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक आई थी जिसको ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता था। ठीक है, तो 6,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, 6,000 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। 4,000 ईसा पूर्व तांबे के प्रथम बर्तन बनने शुरू हो जाते हैं। चालकोलिथिक एज आ जाती है, 4,000 ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, चालकोलिथिक एज की बात हो रही है यहाँ पर। ताम्रपाषाण काल जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ये आता है करीब 4,000 ईसा पूर्व। और इसके पहले 6,000 और 4,000 ईसा पूर्व के पहले करीब यहाँ पर 3,000 ईसा पूर्व के एंड में अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बनता है। ठीक है, मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बनता है। ठीक है, मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर कब बनता है, तो करीब 4,000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि हम बात कर सकते हैं करीब 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बसता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या माना जाता है, इसका नाम माना जाता है उरूक नगर। इस नगर का नाम क्या है, उरूक नाम का नगर। ठीक है, उरूक नाम का नगर जो है वो बसता है करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, URUK, उरूक नाम का नगर। उसके बाद यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व पहले कौन सी सभ्यता आती है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताया जा रहा है। फिर ईसा का जन्म यहाँ पर होता है। ठीक है, बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म पहले हमें देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात हो रही है। तो बुद्ध का जन्म और जैन का जन्म यहाँ पर होता है, क्या डेट्स हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व पहले क्या होता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता आती है। फिर उसके बाद ऋग्वेद का समय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक सेकेंड तो मैं रब कर दूं। ठीक है, यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता आती है ये, और 2000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे का टाइम पीरियड जो होगा करीब 1500 का, यहाँ पर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कौन सा टाइम पीरियड है, वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक, और यहाँ पर करीब 2900 से 1500 के अराउंड कौन सा काल माना जाता है, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। 2900 से 1500 के अराउंड जो है सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। और फिर यहाँ पर ऋग्वेद का समय आता है। फिर बुद्ध का जन्म कब होता है, यहाँ पे 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और महावीर स्वामी का जन्म होता है फिर 599 ईसा पूर्व। ठीक है, 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म भी होता है, वो कब होता है, 599 ईसा पूर्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है
अशोक का टाइम पीरियड, ठीक है, मौर्य एम्पायर के किंग अशोक का टाइम पीरियड कब आता है? तो बुद्ध के जन्म के बाद आता है मौर्य एम्पायर के किंग अशोक का टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? करीब 304 ईसा पूर्व जो है ये मौर्य साम्राज्य के जो सबसे महान शासक थे सम्राट अशोक, उनका टाइम पीरियड आता है 304 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म होता है 1 ईस्वी में, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कब होता है? 1 ईस्वी में। और फिर 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 कॉमन एरा ईस्वी में। तो हम इस कालखंड में है आज की डेट में, 2000 ईस्वी में हम आज की डेट में जी रहे हैं, ये बताया गया, ठीक है। और विश्व में शैल चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य हमको कब का मिलता है? 40,000 ईसा पूर्व का मिलता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर पॉइंट है। तो विश्व में जो है केव पेंटिंग या शैल चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य कब और कहां से हमें मिलता है? और यहाँ पर आइस एज की बात हो रही, हिमयुग की, ठीक है। हिमयुग चल रहा था 14,000 ईसा पूर्व। क्या चला था? हिमयुग चल रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमयुग चल रहा था 14,000 ईसा पूर्व। और यहाँ पर सबसे पुराने हमें साक्ष्य जो 40,000 साल पहले के, 40,000 ईसा पूर्व के हमको मिले हैं, जहां पर विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये कहां से मिले हैं? अल्तामीरा की गुफा से मिले हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कहां से मिले हैं? अल्ता ठीक है, अल्तामीरा की गुफाओं से ये साक्ष्य हमें मिले हैं। और भारत में प्राचीनतम शैल चित्रकारी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अगर हम भारत की बात करें तो कहां से हमें शैल चित्रकारी के केव पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं? तो भिमबेटका से मिले हैं, ठीक है, जो कि पुरा पाषाण काल के हैं। तो भारत की बात करें, भारत में शैल चित्रकारी के कहां से मिले? भारत में शैल चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भिमबेटका से, ठीक है, भिमबेटका। और करीब ये पुरा पाषाण काल के हैं। और ये करीब 30,000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, 30,000 वर्ष पुराने हैं। और भारत में पुरा पाषाण काल के जो है शैल चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और यही हमें वापस से दिया हुआ टाइमलाइन, या आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इतिहास के स्रोतों की, कहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले होते हैं मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में क्या क्या आता है? वंशावलियां आती हैं, लोक साहित्य आता है, ये होते हैं मौखिक स्रोत। यानी कि जो लोगों ने लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं, लोगों ने जो है वंशावलियां बनाई हुई हैं, उनके जरिए हमें जो है ये स्रोत मिलते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें तो वेद और इतिहास है, इसमें कविताएं लिखी गई हैं जो पुराने समय में, वो है नाटक हैं, ऐतिहासिक लेख भी बहुत सारे देखने को हमें मिलते हैं, कहानियों का हमें संग्रह देखने को मिलता है। तो इन सारे सोर्सेस से हमें जो है इतिहास की जानकारी होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरीके से नाग डायनेस्टी को हटाया था, तो वो हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ठीक है, सॉरी, नंद डायनेस्टी को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, वो हमें मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। विशाखादत्त ने लिखा है। इस तरीके के ऐतिहासिक लेख हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, तो यहाँ पर हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। उसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी लेख भी बहुत सारे हैं, उनसे भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। विदेशी विवरण की बात करें तो यात्रा वृत्तांत है, विदेशी यात्री जो भारत आए हैं, जो विदेशी यात्री भारत आए हैं, उन्होंने कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जैसे कि उनका नाम क्या है, जैसे हेन स्वांग हो गया, ठीक है। हेन स्वांग भारत आया, उसने सी यूकी लिखी, ठीक है। मेगस्थनीज सबसे पहले आता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में वो इंडिका लिखता है।
मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। ठीक, उसके अलावा आता है जैसे कि फायान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फिर हेन स्वांग आता है, सियूकी लिखता है। सियूकी लिखता है। तो बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं। अलबरूनी जो है ताहीके हिंद लिखता है। इबन बतूता, उसके अलावा इबन बतूता लिखता रहीला। इबन बतूता रहीला लिखता है। तो इस तरीके के कुछ यात्रा वृत्तांत है। फिर कलात्मक स्रोत है जैसे कि चित्रकला हो गई किसी समय की, वो हमें बताती है। मूर्ति कला, जिस तरीके की हमें डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है देखने को, नटराज की स्टैचू है, ये सारी हमें बताती है। फिर पैनल्स है, बहुत सारे पट्टिकाएं हैं। फिर पुरातात्विक सोर्स की बात करें तो संरचना, जैसे कि स्मारक हो गया, टीला हो गया, जैसे कि हमें पुरातात्विक सोर्स क्या है, तो जो सिटी स्ट्रक्चर है, सिटी प्लान है किसका, हड़प्पा का, ये एक पुरातात्विक सोर्स है। फिर पांडुलिपियां, ताम्रपत्र, सिक्के, ये सारे पुरातात्विक सोर्स हैं। जैसे गुप्ता समय में बहुत सारे सिक्के चले थे, उनके सिक्कों पर चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए बने हुए थे। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी पांडुलिपियां हो गई, ताम्रपत्र हो गए। और उसके अलावा उत्खनन से मानव पशु पौधों के अवशेष मिलते हैं, उपकरण और हथियार मिलते हैं। जैसे कि उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली हैं, सिक्के मिले हैं, मनके मिले हैं, लिपस्टिक तक के साक्ष्य में मिले हैं, आभूषण मिले हैं, ठीक है, मृद भांड मिले हैं। तो जो पॉट्स होते हैं, मिट्टी की पॉटरी होती है, वो मिली है। निवास स्थान और शवाधान मिले हैं, जैसे कि हमें साउथ इंडिया में मेगालिथिक साइट्स मिली है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था, साथ में चीजें दफनाई जाती थी। तो ये सारे जो है हमारे इतिहास के स्रोत होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यही स्लाइड लगी हुई है। तो एक बार नाम देख लें किसको क्या कहते हैं। तो जो ओरल सोर्सेज है वो है जेनोलॉजिकल और फोकलोर्स होती हैं। फिर इंडियन लिटरेचर में हमें वेदा और जो है इतिहास मिलता है, पोएम्स, प्लेस हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी मिलते हैं, ट्रैवलॉग्स ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स की बात करें तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं। फिर आर्टिस्टिक सोर्सेज की बात करें, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, पैनल्स हैं। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स है, माउंट्स हैं, और इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो गए, ताम्रपत्र जिसको बोलते हैं, कॉइन्स हो गए। उसके अलावा एक्सकेवेशंस की, उत्खनन की बात करें तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट रिमेन्स हो गए, टूल्स, वेपन्स हो गए, फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स हो गए, पॉटरी, टॉयज हो गए, हैबिटेशंस और बरियर्स हो गए। ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत की अगर हम बात करें कि मानव इतिहास का प्रारंभ कब और कहां से होता है, तो मानव होमोसेपियन लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रह रहे थे। होमोसेपियन मानव, जो आदि मानव है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो करीब 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। आदि मानव एक दूसरे की सहायता करने के लिए टोलियों और समूहों में रहते थे। अच्छा, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, मानव जाति कहाँ से हुई, आदि मानव सबसे पहले कहाँ आया, अगर ये पूछा जाए तो अफ्रीका, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका से ऐसा माना जाता है कि जो है इंसानों का डेवलपमेंट हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आदि मानव एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या करते थे, वो टोलियों में और समूहों में रहा करते थे। तो प्राइमरली जो थे आदि मानव, वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स थे और वो ग्रुप्स में रहा करते थे। और यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रय और गुफाओं में रहते थे। बेसिकली कहाँ रहते थे, ये टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे। एक दूसरे में जिन भाषाओं में संवाद करते थे वो लुप्त हो चुकी हैं। तो आज की डेट में वो भाषाएं हमें नहीं देखने को मिलती हैं जिसमें आदि मानव आपस में संवाद करते थे। उनकी भाषा के बारे में आज की डेट में हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें अग्नि का उपयोग करा, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों और ब्लेड्स, नुकीले तीरों और अन्य उपकरणों से निर्माण करके उनके जीवन को सरल बना दिया। तो उन्होंने जो है फायर का यूज किया। तो अगर हम बात करें तो टूल्स किस तरीके से विकसित हुए हैं, जो हमारा स्टोन एज है उसमें किस तरीके से टूल्स विकसित हुए हैं, और अग्नि का विकास कब हुआ, एग्रीकल्चर का विकास कब हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम अगर पाषाण काल की बात करें, ठीक है, पाषाण काल, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पूरा पाषाण, जिसे हम बोलते हैं पेलियोलिथिक। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल,
जिसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक। और तीसरा होता है नवपाषाण, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। नवपाषाण काल को हम बोलते हैं नियोलिथिक। अगर हम इन तीनों टाइम पीरियड के कुछ डिटेल्स की बात करें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करें तो ये टाइम पीरियड करीब 2.5 मिलियन साल पहले से लेकर के 10,000 मिलियन साल के पहले का ये टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड कब का है? ये है पुरापाषाण काल, 2.5 मिलियन से करीब कितने मिलियन तक का टाइम पीरियड है? ये है करीब 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड। ओके, 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड जो है वो पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है। अगर नवपाषाण काल के टाइम पीरियड की हम बात करें तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड हमको कब का देखने को मिलता है? करीब 10,000 से 8,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है ये हमें देखने को मिलता है नवपाषाण काल का टाइम पीरियड। ठीक है, सॉरी, मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड। उसके बाद अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो ये टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 8,000 बीसी से करीब 4,000 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है ये कब का टाइम पीरियड है? ये है नवपाषाण काल का टाइम पीरियड। अगर अब हम पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं पुरापाषाण काल में? तो पुरापाषाण काल जो है इसमें लोग जो है कच्चे रफ स्टोन टूल्स बनाते थे और ये शिकार करते थे और उसको जो है अपने जो हथियार बनाते थे उनसे काटते थे। तो यहाँ पर रफ या कच्चे स्टोन टूल्स बनाते थे और शिकार करके उससे काटते थे। ठीक है, और मध्यपाषाण काल की बात करें तो जो औजार हो गए वो थोड़े से तेज हो गए, तीर कमान का उपयोग होने लगा। ठीक है, यहाँ पर तीर कमान का उपयोग हमको देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तीर कमान का उपयोग हमें किस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है? मध्यपाषाण काल में हमें तीर कमान का उपयोग देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मध्य नवपाषाण काल की या नियोलिथिक टाइम पीरियड की तो औजार चिकने हो गए थे। ठीक है, पॉलिश्ड हो गए थे, चिकने या पॉलिश्ड टूल्स हो गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे टाइम पीरियड था नियोलिथिक, इसमें खेती का विकास हुआ था इसी समय में, खेती। और इसके बाद जो है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी निवास इसी टाइम पीरियड में शुरू हो जाता है, स्थायी निवास जो है शुरू। तो ये जो है तीनों टाइम पीरियड है। और उसी में अगर हम बात करें तो आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज जो है पुरापाषाण काल के समय में ही हो गई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आग की खोज कब हुई थी? ये अगर हम बात करें कब आग जलाना मानव ने शुरू करा था तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में ही हो गई। उसके आगे बात करें तो संपूर्ण विश्व में सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये लोग केव्स में रहा करते थे, तो खाना वाना खाने के बाद खाली समय में, आज की डेट में लोग मोबाइल चलाते हैं, कुछ साल पहले तक टीवी देखते थे। और हजारों लाखों साल पहले लोग क्या करते थे? जब उनके पास कुछ काम नहीं होता था तो वो पेंटिंग करके अपना मन बहलाया करते थे। तो हमें उनकी जो है चित्रकारी गुफाओं में देखने को मिलती है। इनमें से कुछ चित्र जो है साधारण आकृतियों के हैं और कुछ में अधिक थोड़ा विस्तृत आकृतियां, उनमें पशुओं मानवों के भी दृश्य में देखने को मिलते हैं। समय के साथ आदि मानवों ने पत्थर और मनकों की माला बनाना शुरू कर दिया, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि बनाना शुरू कर दिया और कभी कभी वह एक दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान भी करने लगे। तो समय के साथ क्या हुआ? पहले तो उन्होंने पेंटिंग शुरू करी, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा क्राफ्ट वगैरह शुरू करा, फिर उसके बाद वो आपस में जो है गिफ्ट एक दूसरे को ये सारी चीजें करने लग गए। अगर हम बात करें पहले उपज की, ठीक है, तो एक समय पृथ्वी बहुत ठंडी थी और इसका एक बड़ा भाग क्या था? बर्फ से ढका हुआ था।
तो एक समय पृथ्वी पर आइस एज चल रही थी। आइस एज का टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, एक समय की बात करें तो आइस एज जो है, हिम युग जो है, करीब 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर के 11,700 साल पहले तक जो है आइस एज चली थी। तो ये भी आपको याद रखना है, आइस एज, आइस एज या हिम युग, हिम युग। ठीक है, ये कब से कब तक चला? तो आइस एज या हिम युग की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था करीब 2.6 मिलियन साल पहले से 11,700 साल पहले तक का। 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले आइस एज चल रही थी। और आइस एज जब चल रही थी तो इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो उसे हम कहते हैं प्लेस्टोसीन एपॉक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लेस्टोसीन इपॉक। और प्लेस्टोसीन इपॉक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्लेस्टोसीन इपॉक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस्टोसीन युग। ठीक है, इपॉक को युग कहते हैं, हम देख चुके हैं। तो आइस एज चली थी करीब 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले तक। और प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पीरियड में आइस एज का टाइम पीरियड था। हिमयुग कहा जाता था जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, उसके बाद नदियां बनी। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का था। ये जो प्लेस्टोसीन इपॉक था, ठीक है, ये जो प्लेस्टोसीन इपॉक था, ये टाइम पीरियड था 2.6 मिलियन से लेकर के 11,700 साल पहले तक। इसी का पार्ट था आइस एज। और आइस एज का टाइम पीरियड क्या था? 1 लाख से 12,000 वर्ष तक का। ठीक है, इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियां बनी। जब आइस एज थी तो पृथ्वी पर मानव नहीं था। मानव का विकास कब हुआ? जब पृथ्वी का वातावरण जो है वो गर्म हुआ। फिर विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना शुरू कर दिया धीरे धीरे इंसानों ने। उसके बाद उन्होंने जो है गाय बकरी जैसे जानवरों को जो है पालना शुरू कर दिया। सबसे पहला पाला गया जानवर कौन सा था? तो आज की डेट में सबसे ज्यादा बिलव्ड पेट है सबका, वो है कुत्ता। और कुत्ता ही वो पहला जानवर था जिसका सबसे पहले पाला, जो जिसको पहले सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, पालना शुरू किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है। भोजन की उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में बढ़ गए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन की उपलब्धता बढ़ी, पहले भोजन इतना उपलब्ध नहीं था, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती गई, समूह का साइज बढ़ता गया, नदियों के किनारे बसने लगे। और एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं था बल्कि मृदा का उपजाऊ होना भी था। तो नदियों के किनारे बसने लगे, एक तो वहां पे उन्हें आसानी से जल मिल जाता था, ऊपर से उन्हें उपजाऊ भूमि मिलती थी जिसमें वो अपना खाना पका सकते थे। फिर सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। अब क्या हुआ कि ग्रुप बने, ग्रुप बढ़ने लगे। फिर एक किसी शख्स को चुना गया, उसे मुखिया बनाया गया और सभी समूही रूप से सामुदायिक कल्याण का कार्य करने लगे। निजी स्वामित्व का भाव नहीं था। इस टाइम पीरियड तक क्या था? यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप या निजी स्वामित्व का भाव नहीं होता था। सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर जन कल्याण के लिए सामुदायिक काम करते थे। और जो है यहाँ पर सामुदायिक खेती की जाती थी, जो है लैंड वॉज कल्टिवेटेड कॉमनली। ठीक है, तो ये कब की बात हो रही है? कि ऋग्वेद का समय शुरू होने के पहले की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ? पल्ली क्या होते थे? उपग्राम होते थे, बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन वस्त्र उपकरण वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे अब लोग आपस में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? गांवों में संप्रेषण और आवागमन के तंत्र विकसित हुए और इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। तो किस तरीके से स्मॉल टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ? तो जो पहले ग्रुप्स बने, ग्रुप के लोग एक जगह पर सेटल होने लग गए, सेटल हुए तो वहां पर वो मिलजुल के काम करने लगे। फिर लोग और बढ़ते गए, जब खाना उपलब्ध होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तो जो छोटे ग्राम थे पल्ली उपग्राम, वो बड़े ग्रामों में फिर धीरे धीरे करके वहां से आवागमन का साधन विकसित होने लगा और जो है छोटे छोटे कस्बे बनने लगे। ठीक है, फिर मृदभांड और मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने और धातुओं के उपयोग की तकनीक का आगमन होता है, जिससे कि टिकाऊ उपकरण बनने लगते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और आभूषण बनने लगते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड आता है फिर कि पॉटरी वगैरह शुरू हो जाती है। तो हमको पॉटरी के सबसे पहले एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? मृदभांड के सबसे पहले एविडेंसेस हमको कहाँ से और कब के मिलते हैं? अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको मृदभांड के एविडेंसेस अगर बात करें तो कहाँ से मिलते हैं? तो हमें पॉटरी के सबसे पहले एविडेंसेस लगभग 14,000 साल पहले के मिलते हैं। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कहां पर मिलते हैं? जापान, जापान में वर्ल्ड के सबसे पहले
वर्ल्ड के सबसे पहले। और जापान में भी कहां पर, तो जॉमन कल्चर के, ठीक है, जापान में हम किसे कहेंगे, जॉमन कल्चर। और वही भारत की बात करें, भारत में हमें कहां से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। और ये करीब 7000 BC के हैं। ऑलराइट। और ये 14,000 साल पहले की नहीं, सॉरी 14,000 BC के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मृदभान के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड चैप्टर। हमने पूरा डिस्कस करा है यहाँ पे किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट और टाउन डेवलपमेंट हो, सब कुछ एक सीरीज से हम देखते चले। अब सेकेंड चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया के बारे में बात करता है। तो भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। भारत में शुरुआत से ही हमें एकता देखने को मिलती है। कैसी एकता, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग रही। तो फ्रॉम द अर्ली टाइम्स a spiritual and cultural unity was established in India, which became an integral part of the life stream of this great humanity between Himalayas. तो भारत कहाँ पर है, हिमालय और समुद्र के बीच में है। भारतीयों ने नाम कैसे दिया, ठीक है, हाउ डिड इंडियन गिव द नेम इंडिया, भारतीयों ने खुद को नाम कैसे दिया। तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम क्या था, सप्त सैंधव। ठीक है, जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम, नॉर्थ वेस्ट हिस्से का नाम क्या था, सप्त सैंधव। तो भारत का नाम सप्त सैंधव क्यों था, क्योंकि यहाँ से 7 नदियां बहती थी। ये 7 नदियां कौन कौन सी थी, किन 7 नदियों की यहाँ पर बात की गई थी, अगर वो बात करें तो सप्त सिंधु या सप्त सैंधव। तो सबसे पहले ये सप्त सैंधव नाम कौन था, तो यहाँ से 7 नदियां, कौन सी 7 नदियां थी, ठीक है, 7 नदियां कौन सी थी जिसकी वजह से सप्त सैंधव नाम पड़ा। तो 7 नदियां हम मेंशन करेंगे अगर, तो सबसे पहले थी सिंधु, सिंधु थी। फिर उसके बाद कौन सी थी, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और उसके अलावा कौन सी नदी थी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो आज की डेट में विलुप्त हो गई है, वो सरस्वती नदी उस समय सप्त सैंधव का पार्ट थी। तो यहाँ पर सिंधु और सिंधु की 5 ट्राइब्यूटरीज और एक सरस्वती नदी, इन 7 नदियों के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम क्या था, सप्त सैंधव था, जो कि कहां पर मेंशन्ड है, ऋग्वेद में मेंशन्ड है। सैंधव शब्द सिंधु से आया, जिसका अर्थ क्या है, सिंधु नदी या एक नदी से है। संस्कृत से आया सैंधव शब्द, जिसका मतलब है एक नदी। भारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत करते हैं कि सामान्य संवत पूर्व यानी कि BCE की कुछ शताब्दियों के पूर्व या महाकाव्य लिखा जाने लगा था। ठीक है, तो महाभारत में क्या है, महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। किस टाइम पीरियड में किया गया है, तो अगर हम बात करें तो ये करीब 1st सेंचुरी BC के अराउंड ये लिखा जाने लगा था, और इसी समय में महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तब फर्स्ट, अगर हम महाभारत के टाइम पीरियड की बात करें कि महाभारत का काल क्या है, तो 4000 BC से 400 CE तक का टाइम पीरियड माना जाता है महाभारत का। लेकिन जो है कब शुरू हुआ था महाभारत लिखना, तो 1st सेंचुरी BC में। ठीक है, 1st सेंचुरी BC में महाभारत का लिखा जाना शुरू हुआ था, और यहाँ पर जो है भारतवर्ष को भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा गया है। फिर भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है, और भारतवर्ष से आशय है भरत का देश। भारतवर्ष से क्या आशय है, भरत का देश। भरत नाम है जो ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ है, इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। वैदिक काल में भरत नाम की एक क्लैन थी, एक समूह थी,
और उसी के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम के भाई थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है। नहीं, उनके नाम पर भारत का नाम भरत उनके नाम पर नहीं पड़ा है। ऋग्वेद के समय में भरत नाम की एक समूह हुआ करता था, बेसिकली हम कह सकते हैं क्लैन होती थी, उसके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जम्बू द्वीप से आशय क्या है? जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। ठीक है, आपने अगर रामायण देखी होगी, रामायण में जब उत्तरकांड आता है जिसमें लव कुश भगवान श्री राम के दरबार में बैठ करके जो है एक भजन करते हैं, जिसकी क्लिप बहुत वायरल थी, तो उसमें एक लाइन आती है, भारतवर्ष जम्बू द्वीप है। ठीक है, भारतवर्ष जम्बू द्वीप है। तो भारतवर्ष और जम्बू द्वीप क्या है? जामुन वृक्ष फल का द्वीप है। ठीक है, जहां पे जामुन होता था। वास्तव में भारत में पाया जाने वाला सामान्य पेड़ है जामुन का, जिसे जामुन कहते हैं, और इसे मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में बहुत सारा जामुन होता था, इसलिए इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। ठीक है, तो सिनोनिम बन गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, क्या? जम्बू द्वीप। और ये दोनों शब्द कहाँ मेंशन है? महाभारत में मेंशन है। महाभारत का टाइम पीरियड कब का माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी तक का महाभारत का टाइम पीरियड माना जाता है। महाभारत लिखनी कब शुरू हुई थी? 1 ईसा पूर्व में महाभारत लिखनी शुरू हुई। ठीक है, फिर अशोक के कई शिलालेख हैं, उनमें से एक पे उसने जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जम्बूद्वीप शब्द, तो ये अशोक के एक शिलालेख पर जम्बूद्वीप शब्द लिखा हुआ है। और उस समय इसमें आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। जब जम्बूद्वीप और भारतवर्ष भारत को कहा जाता था, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सम्मिलित थे। कुछ शताब्दियों बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। तो भारतीयों ने अपने खुद के लिए अपने देश का क्या नाम रखा? एक नाम है भारत, दूसरा जम्बूद्वीप। ठीक है, ये दो नाम रखे, भारतवर्ष, भारत और जम्बूद्वीप। और फिर थोड़े समय बाद भारत ही जो है वो कॉमन नाम हो गया। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे भारत का था। तो भारत में सूचीबद्ध कुछ प्रमुख भारतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो जैसे कश्मीर, अब ये एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और पुरानी एनसीईआरटी में ये नहीं थी, तो इसलिए आप जो है इसको अपना कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तो कश्मीर का जो क्षेत्र है वो आज का कश्मीर है, जिसे कश्मीर कहते थे पहले, ठीक है, कश्मीर कहते थे। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है आज की डेट में। फिर वंग क्या था? बंगाल का हिस्सा था वंग। प्राग ज्योतिष कहाँ था? असम में था। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, यूपी तो इस तरीके से खेल खेलती ही है, और यूपीएससी भी इस तरीके से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो प्राग ज्योतिष वाला एरिया कौन सा था? असम का था। कक्ष, आज का जो कक्ष वाला गुजरात का एरिया वो था, और केरल आज का केरल था। ठीक है, तो ये जो है कुछ भारत के हिस्से मेंशन है। फिर विदेशियों ने भारत को इंडिया नाम कैसे दिया? इंडिया नाम इंग्लिश में जो आज कहा जाता है वो कैसे पड़ा? तो इंडिया नाम अगर हम बात करें तो इंग्लिश नाम नहीं है, ग्रीक नाम है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्राचीन ईरान यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। ठीक है, भारत को क्या कहते थे? सैंधव देश कहते थे। ठीक है, एक और नाम था भारत का, सैंधव देश, सिंधु नदी का देश, तप्त सिंधु का देश। ठीक है, तो जब ईरानी भाषा आई, ईरानी लोग इंडिया आए, तो ईरानी भाषा की परंपरा क्या है कि वहां पर जो है वो हा को क्या बोलते हैं, सॉरी हा, सा को क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। ठीक है, ईरानी भाषा में सा जो है ये क्या कहलाता है? यह हा कहलाता है। ठीक है, तो भारत का नाम क्या था उस समय पर? जब ईरानी भारत आए तो सिंधु नदी का देश कहा जाता था, सैंधव देश कहा जाता था। तो वो सा को हा बोलते थे। सिंधु से क्या बना? हिंदू देश बना। सिंधु देश से हिंदू देश बना। हिंदू क्या बन गया? फिर धीरे धीरे हिंदू बना हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से नाम पड़ा। तो अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को क्या कहा? हिंद कहा, सिंध को हिंद कहा, हिंदू कहा, और फिर उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। तो हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना। हिंदू किसको कहते थे? जहां पर सिंधु नदी के आसपास के लोग रहते थे उसको वो हिंदू कहते थे। धर्म की बात नहीं होती थी यहाँ पर। जो हिंदू है ये एरिया था जहां पर सिंधु नदी के आसपास के लोग रहते थे। फिर फारसी स्रोतों की बात करें, कौन सी भाषा? सबसे पहले तो हिंदू किस भाषा का शब्द है? हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द पूछे तो सुनने में लगेगा कि ये अरबी भाषा का होगा, लेकिन ये फारसी भाषा या पारसी भाषा, फारसी को पारसी भी कहते हैं क्योंकि इनके कल्चर में पा और हा को चेंज कर दिया जाता है, या फिर ईरानी भाषा का शब्द है।
और फिर जो धीरे धीरे फारसी शोधों के आधार पर अगर हम बात करें तो यूनानियों ने, फिर यूनानी यानी ग्रीक साइड, ठीक है, ग्रीक साइड, उन्होंने इस भाग को इंडोई या इंडिके नाम दिया, इंडिया को। फिर उन्होंने जो सिंधु था, हिंदू हुआ, इसको फिर उन्होंने इंडिका, इंडियोई या इंडिका, इंडिके बोला, और दे ड्रॉप द फर्स्ट लेटर एच, ठीक है, उन्होंने जो एच छोड़ दिया फ्रॉम द वर्ड हिंदू, ठीक है, हिंदू का एच इन्होंने हटा दिया, किसने, जो यूनानी का, जो ग्रीक्स थे उन्होंने, और फिर जो है ये इंडू बन गया ग्रीक लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी टेबल मिलेगी, सिंधु जो कि संस्कृत शब्द है, फिर हिंदू आया, ये ईरानी शब्द है, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सिंधु जो है ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत, हिंदू जो है ये ईरानी शब्द है, ईरानी या फारसी, इंडोई इंडिके कौन सा है, ग्रीक या यूनानी या ग्रीक, ठीक है। तो अगर बात करें इंडिया नाम किसने दिया, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो ईरानियों ने दिया, और इंडिका नाम किसने दिया, तो इंडिका नाम दिया है जो ग्रीक्स या यूनानी है उन्होंने, ठीक है। फिर प्राचीन चीनियों ने भी भारत के साथ संपर्क स्थापित किए थे, तो चीनी जो थे भारत को क्या कहते थे, यिंतु या यिंदू कहा करते थे, और ये भी शब्द जो है सिंधु से आया है, तो सिंधु, हिंदू, इंदू, और इंदू जो बन गया यिंदू, तो यिंदू कौन कहते थे, चीनी कहते थे भारत को। तो विदेशों ने भारत का जो नाम रखा वो क्या था, अन्य चीनी शब्द, एक और नाम था भारत का जो चीनी देते थे वो थे तियंजू, ठीक है, तियंजू, तियंजू को सिंधु से लिया है, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। तो चाइनीज वर्ड है तियानजू, तियानजू कहते थे, और तियानजू का क्या मतलब होता है, हेवनली लॉर्ड, हेवनली लॉर्ड तियानजू का मतलब होता है, ठीक है। फिर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू, और जिन, उसके अलावा चाइनीज शब्द है यिंदू, इसका शब्द का हमने यूज देख लिया। उसके बाद हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, आज से 1800 वर्ष पूर्व एक फारसी शिलालेख में किया गया है। बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आज से 1800 साल पहले जो है एक फारसी लेख है, उसमें जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जुआंगजांग, या जिसे हम कहते हैं हेनस्वांग, हेनस्वांग के बारे में हम बात करेंगे। तो हेनस्वांग जो था 7वीं शताब्दी में भारत आया था, किसके टाइम पीरियड में भारत आया था, ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो है भारत आया था 7वीं शताब्दी में। भारत के कई भागों में इसने भ्रमण किया, विद्वानों से मिला, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया, और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गया। वहां संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ले गया था। आगे आने वाली शताब्दियों में कई चीनी विद्वानों ने भी भारत में भ्रमण किया। तो पहला चीनी यात्री कौन सा था, हर्षवर्धन के समय में आया था, हेनस्वांग था, सी युक्की लिखी है इसने, ठीक है। सी युक्की क्या है, इसका जो भारत का यात्रा वृत्तांत है वो इसने लिखा है हेनस्वांग, ठीक है। फिर हमारा थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर क्या है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो सभ्यता मानव के उन्नत चरण को प्रदर्शित करती है जिसके निम्नलिखित विशेषता। सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी इंसान कितना डेवलप्ड हो चुका है, उसका सिविलाइज्ड सेंस बताएगा। अगर आप किसी आदिवासी को देखेंगे तो उसके खाने पीने का, रहने उठने बैठने का तरीका अलग होगा। वहीं आप जाकर किसी गांव में देखेंगे तो वहां पे आपको लोगों का रहन सहन तरीका थोड़ा अलग दिखेगा, और वहीं पर आप अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएंगे तो लोगों का लाइफस्टाइल आपको अलग तरीके का, उठने बैठने का, खाने पीने का तरीका देखने को मिलेगा। तो किसी इंसान का जो कितना ज्यादा किसी इंसान ने उन्नति कर ली है, कितना ज्यादा एडवांस स्टेज को उसका जो है एग्जिस्टेंस है, वो क्या बताता है, वो उसका सिविलाइजेशन बताता है, ठीक है, कितना सिविलाइज्ड वो इंसान है। अगर आप जमीन पे रख के खाना खाओगे तो आप सिविलाइज नहीं कहलाओगे, मतलब आपने दाल चावल दिया डायरेक्ट फ्लोर पे, उसको सान लिया, हाथ से खाने लगे, तो वो कहलाएगा कि आप सिविलाइज नहीं। वहीं आपने प्लेट लिया, कटोरी रखी, दाल रखा, चावल रखा, रायता रखा, तो कहलाएगा कि आप सिविलाइज हो। तो रहन सहन का तरीका कितना उन्नत है, वहां से सिविलाइज इंसान वो डिसाइड होता है। सबसे पहले शासन और प्रशासन का कोई रूप, ठीक है, सभ्यता मानव के उन्नत चरण को प्रदर्शित करती है, और सभ्यता की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविलाइजेशन के। पहली चीज है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के बीच प्रबंधन,
हेतु सिविलाइजेशन जरूरी है। देन नगरीकरण के बारे में सिविलाइजेशन से पता चलता है, ठीक है। नगर योजनाएं, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन, जिनमें सामान्यतः जल प्रबंधन, जल निकास व्यवस्था आती है। तो जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, बहुत सिविलाइज सोसाइटी थी, कितना बढ़िया वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था, कितना वेल प्लान्ड सिटी था, तो ये सब हमें पता चलता है नगरीकरण से। फिर शिल्पों से पता चलता है कि कच्चा माल और प्रबंधन और तैयार माल का उत्पादन, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है। फिर व्यापार कैसा चल रहा है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो इनका मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ करता था। तो हर तरीके से हम देखते थे कि ये एक सिविलाइज सोसाइटी थी। लेखन का कोई रूप, अभिलेखों को रखने और संवाद का तरीका, ये भी एक सिविलाइजेशन डिसाइड करता है। फिर जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं, सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमें पता चलती है, किससे हमें पता चलती है, सिविलाइजेशन इससे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, कई मायनों में अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे सम्यक रूप में संतुलित समुदाय रहता है, ठीक है, जहां धनवान और निर्धन के बीच अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि अपना आपसी सामंजस्य दिखाई देता है, म्यूचुअल अकोमोडेशन दिखाई देता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेसिकली जो हमने अभी यहाँ पर सिविलाइजेशन की बात करी, तो वो क्या था, तो किस तरीके से इंडिया में सिविलाइजेशन शुरू हुआ, वो जैसे कि शासन का रूप आया, फिर उसके बाद नगरीकरण हुआ, नगरीकरण के बाद जो है यहाँ पर हमें शिल्प देखने को मिले, शिल्प का व्यापार होने लगा, व्यापार होने के बाद जब फिर लोग इधर उधर जाने लगे तो उन्होंने लिखना शुरू करा, ट्रैवलॉग बनाने शुरू करे, फिर जो है उनको विश्व की और संस्कृतियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने और जो है अपना डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से सिविलाइजेशन का विकास हुआ। फिर धातु विज्ञान की बात करें तो धातु विज्ञान आता है। फिर धातु विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति से धातु निकाली गई, खोद करके उत्खनन करके धातु निकली, उसके बाद जो है उसको शुद्ध किया गया, आपस में मिलाने की तकनीक हुई और साथ साथ धातु और उनके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन भी धातु विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। तो विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ है। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया वाला एरिया में आज की डेट में क्या क्या आता है, आधुनिक इराक और सीरिया आज की डेट में आता है। आधुनिक इराक जो आज का इराक वाला एरिया है, सीरिया वाला एरिया मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। यहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ था और इसके कुछ शताब्दी बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ, ठीक है। तो विश्व में सभ्यताएं कैसे कैसे डेवलप हुई अगर हम बात करें, विश्व में सबसे पहले सभ्यताएं कहां से आरंभ हुई, कौन सी सभ्यता किस एरिया में कहां पे आरंभ हुई, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है मेसोपोटामिया की। सबसे पहले कौन सी सभ्यता आती है, सबसे पहले आती है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका आरंभ कब होता है, करीब 4000 ईसा पूर्व होता है। और हमने देखा सबसे पहला नगर भी बसता है करीब यहाँ पर 4000 ईसा पूर्व, सबसे पहला नगर, ठीक है, सबसे पहला नगर भी मेसोपोटामिया में बसता है, ठीक, सबसे पहला नगर मेसोपोटामिया में बसता है। और टाइम पीरियड क्या रहता है इसका, करीब 4000 ईसा पूर्व का। और ये किस एरिया में रहती है, तो टिग्रिस और यूफ्रेट नदियां हैं उनके एरिया में होती है। और इसमें सबसे पहला नगर विश्व का जिसका नाम है उरुक, वो बसता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी सभ्यता आती है, सभ्यता आती है दूसरी, मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे बसती 3000 साल पहले। उसके बाद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, जो कि करीब हमारी आती है, यहाँ पर शुरू होती है ये 2900 ईसा पूर्व के अराउंड, ठीक है। फिर बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन भी इसी टाइम पीरियड में आती है। और फिर आती है मेजो अर्मेनियन सिविलाइजेशन, ठीक। तो अगर आपको ट्रिक याद रखनी है कौन सी सभ्यता पहले आई, तो आप ऐसे याद MEIC, ठीक है, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखनी। तो यहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन भी इसी टाइम पीरियड में आती है, यही टाइम पीरियड जो है चाइनीज सिविलाइजेशन का भी है, ठीक है। फिर गांव से नगर की अगर हम बात करें तो पंजाब आज का भारत और पाकिस्तान में विभाजित है।
और सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत जो है वो पाकिस्तान और भारत में आज की डेट में डिवाइडेड है, और जो सिंध है वो आज की डेट में पाकिस्तान है। यहाँ पे विशाल मैदान थे सिंधु नदी के, और उसकी सहायक नदियां यहाँ से जो मैदान थे उनको सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो सिंचा करती थी, और ये मैदान उपजाऊ कृषि के अनुकूल बन गया। तो गांव से नगर कैसे बसे, बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से गांव से नगर का विकास हुआ है, विलेज से सिटीज कैसे बने हैं। तो सबसे पहले आता है पंजाब वाला एरिया, और जो हमारा यहाँ पे सिंध वाला प्रांत है वो आज की डेट में पाकिस्तान में है। पंजाब आज की डेट में डिवाइडेड है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ से सिंधु और इसकी ट्राइब्यूटरीज बहती हैं, तो वो नदियां इस एरिया को उपजाऊ बनाती थी, तो यहाँ पर कृषि का आरंभ हुआ। इस मैदान के पूर्वी दिशा में कुछ सहस्राब्दियों पहले एक अन्य नदी बहा करती थी। हमने देखा कि सप्त सिंधु भारत का नाम था, उसमें से एक नदी थी सरस्वती। तो सरस्वती नदी बहा करती थी हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में होकर ये प्रवाहित होती थी। तो सरस्वती नदी कहाँ से बहती थी? तो सरस्वती नदी हिमालय की तलहटी से कहाँ से निकलती थी? हिमालय से। कहाँ बहती थी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बहा करती थी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर के सरस्वती प्रवाहित होती थी। 3500 बिफोर कॉमन एरा की अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गया। ये जो एरिया था सप्त सिंधु वाला, वहां पे जो गांव थे 3500 ईसा पूर्व वो क्या बन जाते हैं? नगर बन जाते हैं, टाउन्स बन जाते हैं, और लगभग 2600 ईसा पूर्व बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण महानगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये टाइम पीरियड आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, 3500 साल पहले यहाँ पर जो एरिया था वो गांव बन गया, और फिर क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, व्यापार बढ़ा, कृषि बढ़ी, व्यापार बढ़ा, और यहाँ पर क्या बन गए? सिटीज बन गए। और ये कब का टाइम पीरियड है? कहीं 2900, कहीं 2600, कहीं 2500 से शुरुआत मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री कह रही है 2600 ईसा पूर्व, और अगर आपके ऑप्शन में आ रहा है 2600 का टाइम पीरियड, तो आप फिर यही मार्क करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो आप 2600 मार्क करके आएंगे। ठीक है, इस सभ्यता को पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम दिए हैं। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पई या हड़प्पासी कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पन्स कहा जाता था। ठीक है, और यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इस सभ्यता को। राइट, वर्तमान में सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पासी कहते हैं, हड़प्पन्स कहा जाता है, क्योंकि 1920 से 21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खननित क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो ये पूरा हड़प्पा वाला एरिया था, ये सारी हड़प्पन साइट्स हैं, जिसमें कि हमें दिख रही है एक साइट मांडा। ठीक है, फिर रूपनगर है, बनवाली है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, डबराकोट है, मोहनजोदारो है, लखनजोदारो है, चान्होदारो है, बालाकोट है, फिर धोलावीरा है, बागासरा है, लोथल है, नागेश्वर है। ठीक है, राखीगढ़ी है, ये सारी जो है हमारी साइट्स हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के नगर अगर हम बात करें, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? धौलावीरा गुजरात में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दूसरी साइड की हम बात करें तो दूसरी साइड हमारी आती है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा है पंजाब में। ठीक है, और हड़प्पा को किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। ये भी आपको याद रखना, हड़प्पा किसने खोजा था? हड़प्पा को खोजा था दया, मैं हिंदी में लिख दूं, दया राम साहनी ने खोजा था। कब? 1921 में। तो सबसे पहले हड़प्पा का ही शहर खोजा गया था, और हिस्ट्री में ये कल्चर है कि अगर कोई शहर खोजा जाता है, तो जो कोई सभ्यता खोजी जाती है, तो जो पहला शहर खोजा जाता है उसी के नाम को सभ्यता का नाम रख देते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया था, तो इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया सिंधु जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद जो धौलावीरा है, इसको किसने खोजा था? अगर हम बात करें तो धौलावीरा को खोजा था जेपी जोशी ने। ठीक है, 1967 में खोजा गया था धौलावीरा। धौलावीरा को किसने खोजा था? इसको खोजा था जेपी जोशी ने। कब खोजा था? 1967 में जेपी जोशी ने धौलावीरा को खोजा था। देन आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा जो है फेमस है किस लिए?
तो कालीबंगा में हमें जो है कालीबंगा का बेसिकली मतलब होता है ब्लैक कलर की चूड़ियां, ठीक है। तो कालीबंगा किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लॉग्ड फील्ड मिली है, जुता हुआ खेत मिला है। और कालीबंगा को खोजा किसने था, तो कालीबंगा को खोजा था अमलानंद घोष ने 1951 में, ठीक है। कालीबंगा को खोजा था अमलानंद घोष ने 1951 में। अमलानंद घोष कब, 1951, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो आज की डेट में पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा था, रखल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। मोहनजोदाड़ो पंजाब के सिंध प्रांत में है सॉरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और इसको खोजा था रखल दास बनर्जी ने, यानी आरडी बनर्जी ने खोजा था। कब खोजा था, 1922 में खोजा था। देन राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी है हरियाणा में। और राखी गढ़ी को किसने खोजा था, अगर हम बात करें तो राखी गढ़ी जो हड़प्पन साइट है, इसको खोजने वाले व्यक्ति थे सूरजभान, और 1963 में इन्होंने राखी गढ़ी को खोजा था, ठीक है। राखी गढ़ी को किसने खोजा था, राखी गढ़ी को खोजा था सूरजभान ने। और कब खोजा था, 1963 में खोजा था। तो ये सारी हड़प्पन साइट्स हैं जिनको कब खोजा गया था, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कब खोजा गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी के बारे में अगर बात करें तो सरस्वती नदी आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से भी जाना जाता है, ये कैसी है, ये एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी को हम क्या मान सकते हैं, तो भारत में जो घग्गर नदी है और पाकिस्तान में जो हाकरा नदी है, घग्गर हाकरा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सरस्वती नदी के बारे में बात की। फिर नगर योजना, सिटी प्लानिंग की बात करें कहाँ की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो जो ज्यादातर हड़प्पन साइट्स हैं वो कैसे बिल्ड थी, वो वेल प्लान्ड थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सुवियोजित साइट्स हुआ करती थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी जो चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। तो चारों दिशाओं की ओर जो है वो सड़कें निकला करती थी, चारों दिशाओं की ओर उन्मुख थी, ठीक है, फेस्ड ऑल फोर डायरेक्शंस। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी मिलती थी, ठीक है, फोर्टिफाइड होते थे नगर, अधिकांश फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलते थे, किलेबंदी होती थी। दो नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते थे, ऊपरी भाग जहां अभिजात वर्ग रहता था, ठीक है, अपर टाउन होता था जहां एलाइट पीपल रहता था, और लोअर टाउन होता था जहां ऑर्डिनरी पीपल रहता था, ठीक है, आम लोग लोअर टाउन में रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों से किया जाता था, जैसे कि गोदाम के रूप में जहां परिवहन की जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। तो कुछ बड़े बड़े भवन भी होते थे ग्रेनरीज टाइप के। फिर जो है ब्रिक्स जो यहाँ पर यूज होती थी, ईंटें जो यूज होती थी वो कंस्ट्रक्शन में यूज होती थी। मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध महास्नानगार या ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में है, और एक छोटा विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार कितना है, ये आपको याद रखना है, 12 × 7 मीटर का आकार है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए आपको याद रखना है 12 × 7 का आकार है किसका, मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ है उसका। और सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री लगी हुई है, जैसे कि डामर के रूप में है, ठीक है, डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन का यूज किया गया है उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। स्नानगार के चारों छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, चेंजिंग रूम टाइप्स के हमको मिलते हैं। धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, ना कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। धौलावीरा के बारे में एक एक्सेप्शन है कि धौलावीरा जो है वहां पर 3 पार्ट में हमें सिटी डिवाइडेड मिलता है। बाकी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कोई भी नगर था उसके 2 पार्ट होते थे, अपर पार्ट लोअर पार्ट, और धौलावीरा में 3 पार्ट में नगर डिवाइडेड था, और बाकी सारे पक्की ईंटों के बने थे। तो धौलावीरा में हमें ईंटों का नहीं, हमें स्टोन फाउंडेशन का यूज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जल प्रबंधन कैसा था अगर हम बात करें तो हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग अलग स्नानागार हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड सब कुछ था। उनके घरों में बाथरूम्स हुआ करते थे,
नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, जो बाथरूम थे उनके ड्रेन्स क्या थे, जो शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे जुड़े हुए थे। वो साधारणतः सड़कों के नीचे उनका ड्रेनेज सिस्टम होता है, जैसे आज की डेट पे खुली नालियां होती हैं। उस समय टाइम इतना डेवलप था कि उस समय में, आज से हजारों वर्ष पूर्व भी, नालियां ढकी हुई होती थी, जमीन के अंदर हुआ करती थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकालते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों और मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते रहे हैं। तो मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ईंटों के बनाए हुए कुएं होते थे जहां से पानी निकाला जाता था। बाकी एरियाज में जो है वो और सोर्सेस पानी के हुआ करते थे। धौलावीरा में 73 मीटर लंबा जो है सबसे बड़ा जलाशय मिला है। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि धौलावीरा में जो है क्या मिला है, सबसे बड़ा जलाशय मिला है धौलावीरा में। धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक की चट्टानों को काट करके, धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। धौलावीरा में पत्थरों और चट्टानों को काट करके 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसमें से अधिकांश को कुशल जल संचय और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। ठीक है, तो अंडरग्राउंड ड्रेन से जोड़े हुए थे जो धौलावीरा के जलाशय थे। फिर हड़प्पन वासियों की डाइट क्या थी, खाते क्या थे वो, तो कृषि और जल की उपलब्धता के कारण जो है अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई गई थी। ठीक है, कृषि करना चाहते थे लोग, इसीलिए नदियों के किनारे बसते थे। दलहन यानी कि ये जो सीरियल्स खाते थे, जैसे कि और कई किस्म की सब्जियां जैसे कि जौ, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, धान जैसे अनाज की खेती भी ये करते थे। धान की खेती भी होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये आपको याद रखना है। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो पूरे यूरोप और एशिया को मिला के सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन, कपास की खेती किसने शुरू करी थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने करी थी। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए थे। ठीक है, हल भी बनाया था, खेती के और उपकरण बनाए थे। गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अधिशेष कृषि ने नगर निर्माण को प्रोत्साहित किया था। तो सरप्लस एग्रीकल्चर भी देखने को हमें मिलता था, अधिशेष कृषि भी होती थी। इनके पास इतना खाने के बाद भी बच जाता था कि व्यापार कर सकते थे। ठीक है, फिर हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला। मछलियों के लिए भी वे नदियों और समुद्रों पर निर्भर रहते थे। तो ये मांस भी खाते थे, मछलियां भी खाते थे, दूध उत्पादन भी करते थे। हल्दी, अदरक और केले का अवशेष भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक्टिव ट्रेड की अगर हम बात करें तो न केवल अपनी सभ्यता में बल्कि भारत में भी के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से ये व्यापार किया करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे अपनी सभ्यता में भारत और बाहर की अन्य सभ्यताओं संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तु, संभवतः सोने और कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कौन कौन से थे, उनके कार्नेलियन के मोती थे। ठीक है, कार्नेलियन के मोती इनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर थे। तो गुजरात में जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स पाए जाते थे जो कि होते थे कार्नेलियन बीड्स, और इसका ये आभूषणों में यूज किया करते थे। उन्होंने शंखों से चूड़ियां भी बनाई थी। ठीक है, तो शेल से जो है बैंगल्स बनाया करते थे। और हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में संभवतः तांबा का आयात किया था। तो ये वस्तुओं का निर्यात करते थे और आयात किसका करते थे, तो ये तांबे का आयात करते थे। व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग, नदियों और दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग किया जाता था। तो ये लैंड, रिवर और बाय सी जो है ट्रैवल किया करते थे। गुजरात के लोथल में 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक बेसिन पाया गया जो बंदरगाह की संरचना। तो लोथल में एक बंदरगाह या डॉकयार्ड मिला है जिसका डायमेंशन क्या, 217 मीटर लंबा है ये और 36 मीटर जो है ये चौड़ा है, वाइड है। इसका इस्तेमाल वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। व्यापारिक गतिविधियों के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सील्स का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः इसके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए जाते थे, किंतु इस पर लेखन प्रणाली के भी कुछ संकेत मिले हैं जिन अर्थ को अभी तक समझा नहीं गया। तो अभी तक जो है इनका जो लेखन है उसको समझा नहीं गया है। तो जो इनकी सील्स हुआ करती थी उस पर हमें कुछ कुछ लिखा भी मिला है। अंत और नई शुरुआत कैसे, तो 1900 के दौरान, 1900 ईसा पूर्व के दौरान क्या होता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों के बावजूद इसका जो है नहाश होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली बदल गई, हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो। तो अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डिक्लाइन करने लगी। इतना जो एडवांस लेवल का सिविलाइजेशन था, सिटी प्लानिंग थी, तो वो फिर से वापस से कैसे लोग गांव की तरफ आ गए, तो ये सब अभी नहीं पता लगा है। तो इनके नगर जो है धीरे धीरे खाली होते गए 1900 के अराउंड।
फिर जीवन शैली इनकी जो है ग्रामीण होती चली गई, हड़प्पावासी सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों में बिखर गए, और उसके बाद फिर हमें वैदिक टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जो अगेन ग्रामीण जो है हो जाता है। पतन के कारणों की हम बात करें तो कई कारण हैं, जैसे कि 2200 के अराउंड क्या होता है, 2200 BC के अराउंड जो है विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधित परिवर्तन हुए थे, वर्षा की कमी हो गई थी, तो अकाल पड़ने लगा था, तो इससे कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा, और नगरों में खाद्य आपूर्ति कमी हुई होगी, तो अकाल सबसे पहला कारण क्या माना जाता है, 2200 BC के अराउंड क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। सबसे पहला कारण जलवायु परिवर्तन के कारण अकाल का माना जाता है। दूसरा, सरस्वती नदी का जो मध्य बेसिन है वो सूख गया था, और कालीबंगा और बलवारी जैसे नगर जो है वो सूखने लगे थे, लोगों ने इन्हें छोड़ना शुरू कर दिया था। यद्यपि नगर लुप्त हो गए थे, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति और प्रौद्योगिकी अधिकांशता बची रही, और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई। तो सिटी डिसअपियर हो गए, लेकिन कल्चर और टेक्नोलॉजी जो है वो सर्वाइव कर गई, और नेक्स्ट स्टेज इंडियन सिविलाइजेशन का आया। फिर यहाँ पर हमें ये इनकी सील्स दिखाई गई है, और इन सील से हमें इनकी जो लिपि है उसके बारे में पता चलता है। तो हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए, क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल का सहज पहुंच प्रदान करती। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और ये इनकी कुछ सील्स थी, इसमें इनकी जो ये राइटिंग है वो लिखी हुई है। इनकी जो शैली थी ये हम पता लगा सकते हैं कि कैसे लिखते थे, ये दाएं से बाएं लिखा करते थे, ये बस हमें आज तक पता लगा है। क्या लिखा हुआ है, क्या शैली है, क्या लिपि है, ये आज तक हमें इनका पता नहीं लग सका है। ठीक है, सॉरी, बाएं से हाँ, ये लिखते कैसे थे, दाएं से बाएं लिखते थे। बोस्ट्रोपेडॉन इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, अब हम उनकी बात करें तो कांस्य दर्पण और पक्की मीट, टेराकोटा का पात्र, ठीक है, ब्रॉन्ज मिरर और टेराकोटा वेसल हमें कहां से मिला है, धौलावीरा से हमें मिला है कांस्य दर्पण, और हमें टेराकोटा का पात्र मिला है। वेइंग स्टोन और ब्रॉन्ज चिसल या कांस्य की छेनी और भार तौलने के पत्थर कहां से मिले हैं हमें, वेइंग के लिए पत्थर, वो भी हमें धौलावीरा से मिले हैं। पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, ओके, एक गेम बोर्ड है जो कि पत्थर पर बना है, वो कहां से मिला है, वो भी हमें धौलावीरा से मिला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो एनसीईआरटी में मेंशन है धौलावीरा से हमें मिली है। उसके अलावा धौलावीरा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि धौलावीरा क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड सिटी है। ठीक है, 3 पार्ट में बना शहर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्टोन का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, स्टोन का यूज। और इसके अलावा धौलावीरा की बात करें तो यहाँ पर जो है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हमें वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिलता है। राइट, फिर मिट्टी की सीटी, एक वेसल सीटी मिली है, कहां से मिली है, करणपुरा राजस्थान के पास, ये भी एक हड़प्पन साइट है, यहां से मिली करणपुरा राजस्थान। नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा मोहनजोदाड़ो से, मिनिएचर ब्रॉन्ज स्टैच्यू डांसिंग गर्ल का हमें कहां पर मिला है, हमें मिला है ये मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और एक हमें जो है प्रेस्ट की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी की मूर्ति भी कहां से मिली है, हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, दाढ़ी वाला, मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले आदमी की बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति भी हमें मिली है यहीं से। और उसके अलावा एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण कहां से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल से क्या मिला है, प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता हुआ हमें मिला है। उसके अलावा हमें डबल बरियल मिला है यहाँ पर। ठीक है, डबल बरियल लोथल से हमें मिला है, महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है लोथल से। ठीक है, महिला एवं पुरुष को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया है, कहां पर, लोथल में। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और एक शिप का, जहाज का टेराकोटा मॉडल भी मिला है यहाँ पर। ठीक है, जहाज या शिप का
टेराकोटा मॉडल भी हमें मिला है। फिर हाथी दांत का कंघा कहां से मिला है? ओमान के तट पर प्राप्त हुआ है। ओमान के तट पर हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है, जो कि हड़प्पन कल्चर को बिलोंग करता है। फिर कार्नेलियन मनके कहां से मिले? सूसा, ईरान से कार्नेलियन मनके मिले, कार्नेलियन बीड्स मिले हैं। और लोथल इनका पोल्ट हुआ करता था, ठीक है, लोथल इनका पोल्ट होता था। फिर मिट्टी से निर्मित हल का जो है लघु प्रतिरूप कहां से मिला है? हरियाणा के बनवाली से, ठीक है। क्ले हमें कार्ट मिला है, ठीक है। बनवाली से क्या मिला है? हमें बनवाली से मिला है क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, और टॉय प्लॉग मिला है हमें यहाँ पर। टॉय प्लॉग मिट्टी से निर्मित हल्का लघु प्रतिरूप या मिनिएचर क्ले प्लॉग मिला है। इसके अलावा हमें क्या यहाँ से मिला है? बनवाली से हमें मिला है मदर गॉडेस का स्टैचू, ठीक है, मदर गॉडेस। बनवाली से और क्या मिला? मदर गॉडेस या मातृ देवी की प्रतिमा, ये भी हमें बनवाली से मिला। चट्टान को काटकर 33 मीटर लंबा जलाशय कहाँ बनाया गया? धौलावीराम बनाया गया। वहां स्नानागार कहाँ मिला है? ग्रेट बात मिला है मोहनजोदाड़ो से। तो चलिए, आज हमारा क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। 3 चैप्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट रहती ही है, तो आपको 110% अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे तो इन लेक्चर से, इन स्लाइड से जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये एनसीईआरटी की सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एक अलग से एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सब कुछ नोट करते चलिए, सब कुछ साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, तो आपको एट द एंड बहुत फायदा देखने को मिलेगा। एग्जाम में रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपके खुद के नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगेन, लेक्चर खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट करिए। हमारे जो भी पेड बैच आपके एग्जाम से रिलेटेड चल रहा होगा, उसके बारे में जानकारी लेकर के ज्वाइन कर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार पेड बैच, बहुत नॉमिनल रेट है, ज्वाइन करके देखिए उसको। आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपके जो स्कोर है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस होगी, सारे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस होने से आपका स्कोर एग्जाम में भी बढ़ेगा, तो इसलिए एक बार जरूर ज्वाइन करिए। मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेड बैच ज्वाइन करिए और आपका अनुभव भी अलग होने वाला है। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्ञान सर को भी कॉन्टैक्ट करके उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी आपकी बात हो तो। और चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर को, और अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक पार्ट बाकी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।